अब मान लो ये आरबीसी पहुंच गया एल्वियोलाई पे, ठीक, लंग्स में पहुंच गया पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। और अल्टीमेट गोल क्या है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट किया हमने यहाँ पे, उसको एल्वियलस में बाहर एक्सपीरिएट करके फेंकना है हमें, ठीक है। तो हमें ये मालूम है कि 90% किस फॉर्म में है, HCO3 माइनस के फॉर्म में। फिर एक प्रोटीन चैनल है, वो क्या करता है कि अंदर इस HCO3 माइनस को लाता है और बाहर क्या फेंकेगा, क्लोराइड आयन, ठीक। अब मैं इस आरबीसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ पल्मोनरी में, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो HCO3 माइनस प्लाज्मा में ज़्यादा है क्योंकि हमने यहाँ पे HCO3 माइनस बनाया था बाइकार्बोनेट आयन, तो इसको अपटेक करना है मुझे, ठीक। एक प्रोटीन चैनल के थ्रू करूँगा, अंदर क्लोराइड आयन है तो मैं क्लोराइड बाहर फेंक दूंगा, ठीक, और HCO3 अंदर ले लूँगा। HCO3 अंदर जाने के बाद क्या करेगा, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल था, इन पे क्या अटैच था, H+ आयन अटैच था। और इसी HCO3 माइनस को यूज़ करके और इसी H+ आयन को यूज़ करके, मतलब बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन को यूज़ करके, एंजाइम कौन सा था सेल के अंदर, मैंने बताया कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसको यूज़ करके क्या बनाऊंगा, कार्बोनिक एसिड। और एक बार कार्बोनिक एसिड बन गया, ये फिर डिसोसिएट हो जाएगा H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सेम रिएक्शन है जो यहाँ सेलुलर सिस्टमिक सर्कुलेशन में हुई थी, अब वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में यही साइकिल होगी, ठीक है। तो ये बन गया। और हमें ये भी मालूम है कि जो अमीन वाले पार्ट में था, जो हीमोग्लोबिन में अमीन था, उसमें भी हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड छिपा हुआ था, ठीक है, उसको भी रिलीज कराना है, ठीक है। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स से भी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट कर लिया मैंने वापस, उसको भी हम धीरे धीरे अब एल्वियोलाई में फेंकेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, वो प्लाज्मा फ्लूइड में आएगा, ठीक, और प्लाज्मा में भी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने लगेगी। और हमें मालूम है एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, तो क्या करेगा, हाई पार्शियल प्रेशर से ये धीरे धीरे लिबरेट होके सेल के अंदर आएगा और फिर यहाँ से बाहर चला जाएगा। सिंपल था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक रिएक्शन याद रखनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगी। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, डिसोसिएट करके बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन बनाता है। यही चीज आप जब लंग्स में पहुंचा देते हो तो इसको उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्शियल प्रेशर्स कम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये रिवर्स करने लगती है। बाइकार्बोनेट आयन को और जो प्रोटॉन आयन था उसको अटैच करके आप वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हो। अब सवाल यह है कि ये रिएक्शन वापस क्यों जा रही है। हमें यह मालूम है एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन प्रोटॉन्स को डिसोसिएट कराता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में, वो इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर जब ज्यादा होता है ना, तो ऑक्सीजन क्या कहता है हीमोग्लोबिन से कि जो प्रोटॉन्स तुमने पकड़े हुए हैं वो छोड़ दो, और जैसे ही वो छोड़ता है तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है उससे कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि ऑक्सीजन भी मदद कर रहा है, एक ऑक्सीजन का भी रोल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो रहा है, तभी यहां से आप लिबरेट कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। हमें यह मालूम है कि आर्टीरियल साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कितना है पर 100 ml, 48 ml, ठीक, और वीनस साइड पे 52 ml। आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 ml। इसका मतलब आपका ब्लड जब टिश्यू से होके बाहर निकला तो उसने कितना कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml गेन किया, 4 ml, 4 ml पर 100 ml, ठीक है, गेन कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड। इसी 4 ml को हमने डिवाइड कर रखा है ये तीन फॉर्म्स में। 90% ऑफ 4 ml 3.6 होता है, 5% और 5% ये हो गया 0.2 और 0.2। इसका मतलब 3.6 ml पर 100 ml किस फॉर्म में जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। 2.2 और 0.2 ये हो गए रिस्पेक्टिवली डिसॉल्व फॉर्म में और कार्बामीन फॉर्म में, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप लोग ये देखोगे, तो इस वजह से अगर हम लोग एक बहुत महीन चीज है, बहुत माइन्यूट सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत क्रिटिकल चीज है, आर्टीरियल ब्लड का आप जब पीएच देखते हो ना तो इट्स अराउंड 7.4, ठीक है। लेकिन आप जब वीनस ब्लड का पीएच देखते हो तो इट्स अराउंड 7.36। ये थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। इसकी एसिडिटी का कारण ही यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व करते हो, ठीक है, एक तो ये आप फंडा याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप डिसॉल्व करते हो किसी भी सॉल्वेंट में, तो वो सॉल्वेंट, वो जो सॉल्यूशन क्रिएट होगा ना,
वो एसिडिक होगा। एक तो ये फंडा है, ठीक है। तो इस वजह से ब्लड जब वीनस साइड पे आप लोगे तो उसका पीएच 7.36 होता है। इसलिए हम लोग रेंज लेते हैं 7.45 टू 7.35। इसलिए रेंज होता है, एक ऑप्टिमम रेंज होती है, बहुत नैरो रेंज होती है पीएच की फ्लक्चुएट करने की, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये समझने वाली बात है कि कभी कभी अगर आप नॉर्मली चेक करोगे वीनस ब्लड का हिमेटोक्रिट, तो हिमेटोक्रिट ज्यादा होता है। hematocrit on the venous side is more than the hematocrit compared to arterial side। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ब्लड सेल टिश्यू के लेवल पे गुजरता है कैपिलरी से होता हुआ, तो मैंने बताया कि क्लोराइड शिफ्ट होता है, ये क्लोराइड सेल के अंदर जाता है। तो जब क्लोराइड अंदर जाता है तो वाटर भी फॉलो करता है, ठीक। तो आरबीसी थोड़ा सा स्वेलअप हो जाती हैं, और जब स्वेलअप हो जाती हैं तो हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाता है, ठीक। हिमेटोक्रिट क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास ये बीकर है, मैंने 100 ml ब्लड लिया, तो जो आरबीसीज हैं 100 ml ब्लड में, वो सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ मिनट के बाद, ठीक। तो इसका और इससे कितना रेशियो है, इसी को हेमेटोक्रिट बोलते हैं। नॉर्मली 40% होना चाहिए, ठीक है, हेमेटोक्रिट, तो इसी को बोलते हैं। अब अगर मेरा एक सेल ही बहुत बड़ा है, आरबीसी स्वोलन अप है, सूज गई है, बड़ी हो गई है, पानी से स्वोलन अप हुई है, तो ये हेमेटोक्रिट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, ये रेशियो इंक्रीज हो सकता है। तो हेमेटोक्रिट ऑन द वीनस साइड इज स्लाइटली मोर देन द हेमेटोक्रिट ऑन द आर्टीरियल साइड। एक ही इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल में ये दोनों चीज एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर सकती हैं, इट्स फिजियोलॉजिकल, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा दो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स बताऊंगा। यहाँ पे जो फिनोमेना हो रहा है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग, तो इसमें आपको क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे भी क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड आप लिबरेट कर रहे हो। तो दोनों को अलग अलग फिनोमेना का नाम दिया गया है, ठीक। तो जो प्रोसेस सिस्टेमिक साइड पे हो रहा है, ठीक, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर रहे हो, ठीक, तो वो डिपेंड कर रहा है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर्स पे। तो बेसिकली हमें ये मालूम है कि आरबीसीज जब यहाँ से आर्टेरियल साइड से टिश्यू की तरफ आती हैं, वो क्या लेके आती हैं? ऑक्सीजन लेके आती हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है सेलुलर लेवल पे, और मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन क्रिएट करता है। तो इन्वायरमेंट यहाँ पे एसिडिक होता है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट क्या करता है कि ऑक्सीजन को डीलोड करा देता है हेमोग्लोबिन से, क्योंकि सेल्स को चाहिए क्या? O2। O2 ही तो चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ से O2 निकलेगा आरबीसी से, और कार्बन डाइऑक्साइड लोडिंग होगी, ठीक। तो इस फिनोमिना को कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन डीलोड हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन डीलोड होगा। और ये बहुत लॉजिक वाली बात है कि जो सेल ज्यादा काम कर रही है उनको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बना रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड ही डिसाइड कर रहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा कब रिलीज करना है हेमोग्लोबिन से और कम कब रिलीज करना है, ठीक। तो ऐसे फिनोमिना को कि जहां पे द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, डिसाइड्स या फिर डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डीलोडिंग इज नोन एज बोर्स इफेक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, शोज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन डीलोडिंग, क्योंकि जितना सेलुलर ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है उतना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो उस वजह से ऑक्सीजन डीलोडिंग भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिटैच हो जाता है। पहली चीज, इसको बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में इसका उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि आपका इसका जस्ट उल्टा यहाँ लंग्स में हो रहा है। हमें ये मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर्स जब ज्यादा होते हैं तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, तो एफिनिटी जो होती है आरबीसी की हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे इस फिनोमेना का उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर्स हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए है वो कम कर दिया, तभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है, सेलुलर लेवल पे। लंग्स में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है, इसका जस्ट ऑपोजिट। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के एफिनिटी को कम करेगा और डीलोड कर देगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं हेल्डेन्स इफेक्ट, ठीक है। तो दो फिनोमेना देखे, बोर्स इफेक्ट और हेल्डेन्स इफेक्ट। तो आई होप आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन का जो बेसिक फंडा था वो समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।